हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम करने वाले हैं डेप्यूटी डायरेक्टर प्रिंसिपल ग्रेड 2 असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल एग्ज़ाम 2024 का पेपर 26 में जो एग्ज़ाम हो रही है सेम यही वाली जो कि 22 फरवरी को ही इसका पेपर है। तो अगर कोई ये एग्ज़ाम दे रहा है तो प्लीज़ ये पेपर ज़रूर देख लें और आने वाली एमपीपीएससी की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपके काम के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप वही ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ रहे हो तो प्लीज़ जाग जाओ और समझो क्वेश्चंस का पैटर्न किस तरह से बदला है, क्या पूछ रहा है अब आयोग। आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनके ऊपर आपको विचार करना है। ओके, तो ये स्टेटमेंट्स हैं आपके। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि संविधान की 12वीं अनुसूची, सभी लोग जानते हैं क्या है 12वीं अनुसूची में, तो नगरीय निकाय है। तो यहाँ पर 18 विषय है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। तो यहाँ पर पंचायत नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नगरीय निकाय, इसलिए स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट आपका है संविधान की 11वीं अनुसूची जिसमें क्या है पंचायतें। ओके, तो 29 भी सही है, ये सही दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ जिनमें नगर पालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, यानी कि नगर पालिका यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका पंचायत आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। आइए क्या बोल रहा है ये, नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों ही गलत हो जाएंगे, कोई पढ़ने का सेंस ही नहीं है ना, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम क्रमांक के अंतर्गत गठित किया गया। अभी यहाँ पर अधिनियम का क्रमांक पूछा है, कौन सा अधिनियम का क्रमांक पूछा है, तो जो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति यानी कि एससी आयोग जो है आपका, उसका अधिनियम क्रमांक ये पूछ रहा है। तो बोल रहा है कि 24 है जो कि 1993 में गठित किया गया, 25 है जो कि 1994 में गठित किया गया, 25 है जो कि 95 में गठित किया गया और 24 है जो कि 94 में। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो अधिनियम क्रमांक है वो आपका क्या है 25 है और जो ईयर आपका हो जाएगा 1995। ओके, तो इसके अंतर्गत ये गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमारा, यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है इस क्वेश्चन के अंदर हमको। तो देख लेते हैं क्या है पूरा क्वेश्चन। पंचायतों से संबंधित ये क्वेश्चन है आपका। अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार यानी कि पैसा अधिनियम 1996, आप सभी को याद रखना है पैसा एक्ट कब 1996। ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसके बेसिस पर हमको सही आंसर जो है हमारा निकालना है। ए वाला जो है पैसा अधिनियम संविधान के भाग 4 ए से संबंधित है। बी वाला बोल रहा है यह पंचायतों से संबंधित है। सी वाला बोल रहा है यह स्थानीय स्वशासन के प्रावधानों को भारत के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। डी है यह स्वशासन की प्राथमिक इकाई के रूप में ग्राम सभा में की भूमिका पर जोर देता है। तो क्या आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर हम ऑप्शंस देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ऑप्शंस इसके क्या क्या है जल्दी से देख लेते हैं क्या दिए हुए हैं नीचे ऑप्शंस। ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, उपयुक्त सभी सही है और डी सही सभी सही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना तो जो ये वाला ऑप्शन ए है ये यहाँ पर गलत है, बाकी के बी सी और डी ये तीनों ही सही है, यानी कि ये तीनों जिस ऑप्शन में होंगे वो हमारा सही हो जाएगा बी सी डी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मध्य प्रदेश में सुमन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड सेवा को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं और बच्चों की निगरानी करना। ऑप्शन सी है मुफ्त दवाओं का वितरण करना। ऑप्शन डी है बीमा कवरेज को बढ़ाना। तो जो सुमन कार्यक्रम है उसका हमारा उद्देश्य यहाँ पर क्या हो जाएगा सुमन कार्यक्रम का, तो हम देखेंगे कि जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। जो उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं होती है और बच्चे हैं उनकी आपको निगरानी करना है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके पहले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं इसको ओपन कर देती हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन से स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी लक्ष्य में मध्य प्रदेश एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0। ओके, तो जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 है उसको अकॉर्डिंग पूछा है। एमपी का जो एसडीजी लक्ष्य है वो उसमें एमपी जो है फ्रंट स्तर श्रेणी में शामिल नहीं है। ओके, ये पूछा है। तो लक्ष्य 1 गरीबी नहीं, ऑप्शन बी है लक्ष्य 6
स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, ऑप्शन सी है लक्ष्य 8 अच्छा रोजगार और आर्थिक विकास, ऑप्शन डी है लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य 8 अच्छा रोजगार और आर्थिक विकास में मध्य प्रदेश जो है फ्रंट स्तर श्रेणी में नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल। ओके, तो ये वर्तमान में अच्छे से पढ़ लेना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स में। एक एग्जाम में आया था कि जो मंगूभाई पटेल हमारे जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, या फिर वो उनका मूल स्थान कौन सा है, इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ पर क्या पूछ लिया है कि जो है इन्होंने को अपना कार्यभार ग्रहण किया और उन्हें प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश ने राज्यपाल की शपथ दिलाई, यानी कि उन्होंने अब मंगूभाई पटेल जी जो है हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में, उन्होंने अपना जो कार्यभार है वो किस डेट को ग्रहण किया और उनको शपथ किसके द्वारा दिलवाई गई। इस एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं आयोग के द्वारा, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर रहना है। हिंट दे रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए। यहाँ पर एक साइड अगर आप देखेंगे तो पदभार ग्रहण करने की तिथि है, और एक साइड आप देखेंगे कि वो मुख्य न्यायाधीश का नाम है जिन्होंने इनको शपथ दिलवाई थी। तो ऑप्शन ए है 8 जुलाई 2021 श्री मोहम्मद रफ़ीक के द्वारा, ऑप्शन बी है 18 जुलाई 2021 श्री अजय कुमार मित्तल जी के द्वारा, ऑप्शन सी है 8 जुलाई 2022 श्री रवि मलिमथ जी के द्वारा, ऑप्शन डी है 18 जुलाई 2022 श्री एस के सेठ जी के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई। तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे कि जो इन्होंने अपना पद का जो कार्यभार संभाला था वो 8 जुलाई 2021 को संभाला था। ओके, और इनको जो शपथ दिलवाई थी वो श्री मोहम्मद रफ़ीक जी के द्वारा दिलवाई गई थी, जो उस टाइम पे आप देखेंगे कि मुख्य न्यायाधीश होंगे मध्य प्रदेश के। ऑप्शन है इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय भवन क्या नाम है जिसका, वल्लभ भवन के नाम से हम इसको जानते हैं, कि आधारशिला किसके द्वारा और कब रखी गई। यहाँ पर भी सेम 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। एक साइड आपको आधारशिला रखने वाले का नाम रख दिया है और एक साइड आपका ईयर पूछ लिया है। तो आपको यहाँ पर देखेंगे मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन डी है द्वारका प्रसाद मिश्र, और यहाँ पर ईयर्स हैं 57, 58, 56 या 59। तो आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री जवाहरलाल नेहरू 1958, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनके द्वारा वल्लभ भवन यानी कि जो हमारा सचिवालय है मध्य प्रदेश का, उसकी आधारशिला रखी गई थी। कब रखी गई थी, तो 1958 में। याद रखना है मध्य प्रदेश का सचिवालय जिसका नाम है वल्लभ भवन, उसकी आधारशिला हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1958 में रखी गई थी। याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितने प्रतिशत थी। ओके, यहाँ पे चालू कीमतों पर पूछा है। 4.7%, 63.4%, 77.4% या फिर 84.2%। तो चालू कीमतों पर क्या थी, 2023-24 की तुलना में पूछा है, तो ये आपकी थी 77.4%। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक साइड आप देखेंगे मिलान करना है हमको, उत्पाद दिए हुए हैं एक साइड आपका स्थान है। दादरवाड़ा तुअर दाल आपकी कहाँ की हो जाएगी, कुंभराज धनिया कहाँ का है, वीर शंकर चावल कहाँ का है, चिन्नौर चावल कहाँ का है। एक साइड नरसिंहपुर देखने को मिलेगा, शिवनी, गुना, महाकौशल। ओके, तो दादरवाड़ा तुअर दाल आपकी नरसिंहपुर की है और कुंभराज धनिया आपका गुना का हो जाएगा। वीर शंकर चावल आपका शिवनी जिले का है। याद रखना है जीरा शंकर आपका बालाघाट का है, चिन्नौर आपका बालाघाट का है। याद रखना है बालाघाट कहाँ पर है, महाकौशल क्षेत्र में पड़ता है, इसीलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन यहाँ 4 महाकौशल ये इसके साथ हो जाएगा। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4 किसके अंदर है आपका, 1, 3, 2, 4 ऑप्शन सी में, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं हम, इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चंस है आपके लिए, आप लोग भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति। ओके, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति जो कि 2025 है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग पूछा है कि 2030 तक कितने नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। ओके, तो ये एक लक्ष्य रखा है 2030 तक का। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 में इसको बताया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1.0 मिलियन, 1.5 मिलियन,
2.0 मिलियन या फिर 2.5 मिलियन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2.0 मिलियन। याद रखना है औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 में बताया गया है कि 2030 तक 2 मिलियन नए रोजगार सृजित करने के लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। भारत के किस 20 वर्षीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ी ने BWF वर्ल्ड टूर US ओपन सुपर 300 2025 का खिताब विश्व की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराकर जीता? ऑप्शन ए लक्ष्य सेन, ऑप्शन बी आयुष शेट्टी, ऑप्शन सी अंश नेगी, ऑप्शन डी है प्रणव राम एन। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी आयुष शेट्टी को हरा करके जो 20 वर्षीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ी है हमारी, उन्होंने ये पदक जीता है। किसको हराया है? तो आयुष शेट्टी को हराया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा पर्यावरण वर्गीकरण के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? पर्यावरण वर्गीकरण के संदर्भ में पूछ रहा है कि यदि किसी पर्यावरण को अनिश्चित कहा जाता है, यानी कि यदि किसी पर्यावरण को आप अनिश्चित कह रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग होगा, यही क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन है यहाँ हमेशा आंशिक रूप से प्रेक्षित होता है। किस रूप से? आंशिक रूप से। और यह निर्धारक नहीं होता है। ऑप्शन बी है एजेंट हमेशा परिणामों का सही पूर्वानुमान लगा सकता है, सभी परिणामों को समान संभावनाएं मिलती है। और ऑप्शन डी है प्रत्येक क्रिया का केवल एक संभव परिणाम होता है। तो यहाँ आप देखेंगे आपका ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। इसका अनिश्चितता का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? अनिश्चितता यानी कि कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है जिसमें। ओके तो हम यहाँ पर देखेंगे यह हमेशा आंशिक रूप से प्रेषित होता है और या फिर निर्धारक नहीं होता है। तो यही सबसे सटीक इसके लिए बैठ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, जिसके अंदर क्या पूछा गया है देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WW की खोज किसने की? दोस्तों एक बात बता दूँ, WW को बार बार पूछ रहा है आयो। ओके कभी ये देख के इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, कभी खोजकर्ता पूछ लिया गया है, कभी ये पूछ लिया गया है कि कौन सा जो वर्ड है जो फाइल के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रदान करता है, कौन सी साइट है वो जो साइट है जो आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रदान करती है। इस तरह से कुछ तो घुमा फिरा के क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना है। अब इसके खोजकर्ता यहाँ पर पूछ लिए गए हैं तो बिल गेट्स है, स्टीव जॉब्स है, लैरी पेज है, टिम बर्नर्स-ली है। तो आपको पता ही होगा टिम बर्नर्स-ली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गादली नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? ओके गादली नृत्य का पूछा है यहाँ पर। 4 जनजातियाँ दी है, भील, कोरकू, मांझी, अगरिया। आप सभी जानते हैं अगरिया जो है वो किसकी उपजाति है? आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। भील, कोरकू, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कोरकू। कोरकू जनजाति का जो है ये लोक नृत्य है और कोरकू जनजाति आपके मध्य प्रदेश के अगर आप देखेंगे तो पातालकोट, छिंदवाड़ा के आसपास यहाँ पर अगर आप देखेंगे, MP का मैप में ठीक से बनाया नहीं मैंने यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आपकी भारिया और यहीं कहीं आप देखेंगे तो आपको कोरकू भी देखने को मिलेगी। ओके तो इस जनजाति का ये क्या है? लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 है मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित कौन सा स्टेल्थ फ्रिगेट जहाज भारतीय नौसेना को दिनांक 1 जुलाई 2025 को सौंपा गया? तो INS अरनाला, ऑप्शन बी है INS सूरत, ऑप्शन सी है INS उदयगिरी, ऑप्शन डी है INS वागशीर। तो आपका INS उदयगिरी जो है ये 1 जुलाई 2025 को सौंपा गया था, तो ये याद रख लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल दिवस योजना मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग से संबंधित है? मंगल दिवस योजना का पूछा है यहाँ पर। तो महिला एवं बाल विकास विभाग से, स्कूल शिक्षा विभाग से, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से या फिर पंचायत या ग्रामीण विकास विभाग से? तो आप सभी जानते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग से ये जो है संबंधित है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लेकर के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 जो कि हम देख लेते हैं। वर्ष 2025 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के चिकित्सक है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपका बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको याद रखना है पद्मश्री पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश से किन किन को मिला है। ओके तो श्री बुधेंद्र कुमार जैन,
श्री जगदीश जोशीला और सैली होलकर या फिर हरचंदन श्री भट्टी। तो आपको याद रखना है जो चिकित्सक वाला जो है पुरस्कार आपका किसको मिला है, श्री बुद्धेंद्र कुमार जैन जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश की पलक शर्मा। ओके, याद रखना है पलक शर्मा। इन क्वेश्चंस को और इन क्वेश्चन के ऑप्शंस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। आयोग जो है इसी तरह के पैटर्न के आसपास ही घूमता है। ओके, बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो। उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2025 में किस विधा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड गोताखोरी, मुक्केबाजी, तीरंदाजी या फिर निशानेबाजी। तो पलक शर्मा जो है वो क्या गोताखोर है। 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड में इन्होंने क्या किया है, गोताखोरी में इन्होंने पदक जीता है। कौन सा? गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य वेब सर्च इंजन में ऑपरेशंस का सही क्रम क्या होगा? इंडेक्सिंग, सर्चिंग, क्रॉलिंग। क्रॉलिंग, सर्चिंग, इंडेक्सिंग। यहाँ पर है क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, सर्चिंग, इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग। तो राइट आंसर होगा क्रॉलिंग, देन इंडेक्सिंग, देन सर्चिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्लाउड पर्यावरण में रैपिड इलास्टिसिटी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग होता है? ऑप्शन ए मैनुअल हस्तक्षेप, ऑप्शन बी ऑटोमेशन और ऑर्केस्ट्रेशन, ऑप्शन सी है स्थैतिक संसाधन आवंटन, ऑप्शन डी है भारी भौतिक अवसंरचना। तो ये आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर निकल के आएगा इसका? ऑप्शन बी ऑटोमेशन और ऑर्केस्ट्रेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन हम आपके लिए करने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए। और पहले भी हमने कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करवाए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट को विज़िट करेंगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी वहाँ पर, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप एमपी के किसी एग्ज़ाम या फिर एमपीपीएससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। आपको पैटर्न समझ में आएगा, आपको क्वेश्चंस का तरीका समझ आएगा, आपको टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, हर एक चीज़ क्लियर हो पाएगी इन PYQs के बेसिस पर। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो इनको सॉल्व ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सॉल्व करने के बाद ऐसा नहीं बस सॉल्व कर लिया छोड़ दिया, इसको 2 से 3 बार अगर आप देख लेंगे ना तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और अगर ये याद हो जाती है ना तो जब भी आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको माइंड में तुरंत क्लिक होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमको क्या इस टॉपिक के अंदर से पढ़ना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, मलाजखंड तांबा क्षेत्र का पूछा है इसने, कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में स्थित है ना? तो बालाघाट, रीवा, सीधी, कटनी। तो ये है आपका बालाघाट में स्थित है। और एक चीज़ और बोलूँगी, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इन पेपर्स की PDF मिल जाएगी। आप चाहें तो वहाँ से इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो डिंडौरी, भिंड, झाबुआ या फिर सतना। तो आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला आपका जिला हो जाएगा डिंडौरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23। उसके पहले इंग्लिश मीडियम वाले ये क्वेश्चंस देख लीजिए आप लोग, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 23 है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कैमूर श्रेणी में स्थित तमसा कुंड नामक जलाशय से निकलती है? टोंस, ताप्ती, सोन, केन। कौन सी नदी है? तो वो आपकी टोंस नदी है जो कि तमसा कुंड से निकलती है। T फॉर तमसा कुंड और T फॉर टोंस। ओके, याद रखना कौन सी श्रेणी है? कैमूर श्रेणी है। नया क्वेश्चन है नदियों से, तो इसको आपको याद रख लेना है, थोड़ा सा इस पैटर्न को याद रख लेना है। वैसे वो पूछता है अधिकतर नदियों का उद्गम स्थल, लेकिन ये वाली नदी का बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए आपको इसको याद रख लेना है। टोंस नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है? तो तमसा कुंड से होता है, कैमूर श्रेणी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? चंबल क्षेत्र आप सभी जानते हैं, ये MP का अगर मैप बनाते हैं आप तो ये आपका जो चंबल क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पर मृदा अपरदन की जो है समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उसका रीज़न क्या है ये पूछा है, वायु अपरदन, अवनलिका अपरदन, गुरुत्वीय अपरदन या फिर मरुस्थलीकरण। तो आप सभी जानते हैं यहाँ से चंबल नदी जो है वो क्या होती है? प्रवाहित होती है और जो क्या करती है? बहुत ज़्यादा अवनलिका अपरदन करती है।
ओके, तो यही इसका मेन रीज़न है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई एवं जल आपूर्ति हेतु बनाई गई, किसके लिए बनाई गई? सिंचाई के लिए और जल आपूर्ति के लिए बनाई गई माही परियोजना किन दो जिलों के लिए है? ऑप्शन ए धार झाबुआ, ऑप्शन बी महेश्वर खंडवा, ऑप्शन सी खंडवा खरगोन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपको पता होगा माही की लोकेशन क्या है, कहाँ से ये उद्गमित हो रही है, कहाँ पर इसका समापन हो रहा है, तब क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत ही ईजी तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप एमपी का मैप देखते हैं यहाँ पर, तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है हमारा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे है ना, यहाँ पर तो ये जो धार है, धार से ये उद्गमित होती है। धार इधर आपका झाबुआ, ये धार झाबुआ, और इधर देखेंगे अलीराजपुर। ओके, अब यहाँ पे आपको खंडवा और खरगोन, महेश्वर, ये सब तो इधर देखने को मिलेंगे यहीं कहीं। तो जब ये यहाँ से उद्गमित हो रही है तो यहाँ पर कैसे लागू पहुँचाएंगे? इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, ये भी, और ये वाला तो होगा ही नहीं। तो धार और झाबुआ ये दोनों पास पास दिख रहे हैं आपको, तो इसीलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से अगर आपने इस परियोजना का नहीं भी पढ़ा होता तो ये आंसर आप सही कर सकते थे, इस क्वेश्चन का आंसर सही लगा सकते थे, बस एक लोकेशन अगर आपको पता थी तो। ओके, तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो माही परियोजना है वो आपके धार और झाबुआ जिले के जो जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए यहाँ पर काम कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? मैकाल श्रेणी पर, महादेव श्रेणी पर, मालवा श्रेणी पर, या फिर रीवा पन्ना पठार पर? यहाँ पर मैं फिर से आपको एमपी का मैप बनाकर बताती हूँ। लोकेशन अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। ओके, तो ये आपका मालवा का पठार हो गया, यानी कि ये वाला। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रीवा पन्ना पठार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, रीवा पन्ना पठार। ओके, रीवा पन्ना पठार, ये मालवा का पठार हो जाएगा आपका। और महादेव श्रेणी यहाँ पर आप देखेंगे, ये सतपुड़ा श्रेणी है अपनी, ये विंध्याचल है। ओके, सतपुड़ा के 3 भाग है, ये पश्चिमी सतपुड़ा, मध्य या पूर्वी सतपुड़ा ये हो जाएगा। ओके, इसके 2 भाग है। ओके, इसके 2 भाग है, उसमें एक भाग है महादेव श्रेणी। इधर देखेंगे आप, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मैकाल श्रेणी। ओके, यहाँ पर इस क्षेत्र में ऐसे, तो ये आपकी मैकाल श्रेणी हो जाएगी। और ये मध्य सतपुड़ा जो है उसके 2 भाग है, एक ग्वालीगढ़ है और एक महादेव है। ओके, तो ग्वालीगढ़ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसका फर्स्ट वाला कौन सा पार्ट है आप लोग ज़रूर देख लेना, मुझे ग्वालीगढ़ अभी क्लिक हो रहा है। तो सेकंड वाला जो है ना महादेव, उसी के अंतर्गत आपकी जो है धूपगढ़ चोटी आती है। ओके, तो जो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है हमारा, देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि ताप्ती नदी का उद्गम, ताप्ती नदी पूछा है, किस ज़िले से होता है? नर्मदापुरम से, हरदा से, बैतूल से, या फिर छिंदवाड़ा से? तो अगर आप एमपी का मैप बनाते हैं यहाँ पर, ओके, तो ये एमपी का मैप है। यहाँ पर आपका छिंदवाड़ा, इधर आपका बैतूल। ओके, तो बैतूल पर आपको मुल्ताई पहाड़ी दिखेगी, मुल्ताई पहाड़ी, वहीं से आपका जो है क्या होगा, ताप्ती नदी का उद्गम होता है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, और ये भी नहीं। ओके, तो ये बैतूल है, बैतूल में मुल्ताई पहाड़ी देखने को मिलेगी, और उन मुल्ताई पहाड़ियों से ही आपके ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ओके, आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, ताप्ती नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम्स में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मध्य प्रदेश और यूपी की अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? हारसी परियोजना, भांडेर परियोजना, राजघाट परियोजना, या फिर सिंध परियोजना? तो मध्य प्रदेश और यूपी की पूछा है। आप सभी जानते हैं यूपी इधर से हमारे एमपी को टच करता है, यहाँ से भी करता है, और अगर हम देखेंगे एमपी का मैप बनाकर तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला यहाँ से भी कहीं ना कहीं एमपी हमारा टच करता है।
यूपी के साथ यहाँ तक सिंगरौली तक, तो ये पूरा जो क्षेत्र है ना ये यूपी से टच करता है हमारा। ओके, तो यहाँ पर पूछा है कि अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है यूपी और एमपी के बीच में। ये एमपी हो गया, ये यूपी हो गया, तो कौन सी है? हरसी है, भांडेर है, राजघाट है या फिर सिंध परियोजना। तो सभी जानते हैं ये राजघाट परियोजना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? शहडोल में, मंडला, उमरिया फिर या बैतूल। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको मैप की ज़रूरत पड़ेगी। मैप बना देती हूँ मैं फटाफट से। ये आपका एमपी का मैप हो गया, इधर इधर का काम है हमारा, इतना ही बना लिया। तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र जो है आपके यहाँ पर आप कहीं देखेंगे अनूपपुर देखने को मिलेगा आपको। ओके, तो ये अनूपपुर में स्थित है। ठीक है, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। वैसे मैं आपको बता दूँ आयोग ने इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी आपको अनूपपुर देखने को नहीं मिल रहा था ऑप्शन में। चारों ही ऑप्शन इसके गलत थे, इसलिए इसको डिलीट कर दिया है। इसका राइट आंसर आपका अनूपपुर हो जाएगा। ठीक है, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो अनूपपुर में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मध्य प्रदेश का बॉक्साइट उत्पादक जिला कौन सा है? सतना है, रीवा है, शहडोल है या फिर छिंदवाड़ा है। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका शहडोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले इंग्लिश मीडियम वाले ये क्वेश्चंस हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 31, जनजाति क्रांतिकारी के श्री भभूत सिंह। ओके, आने वाली एग्ज़ाम में श्री भभूत सिंह से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। जागीरदारी मध्य प्रदेश के किस ज़िले में थी? भभूत सिंह किस जनजाति के थे? तो गोंड जनजाति के थे ये। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनकी जो जागीरदारी है वो किस क्षेत्र में थी? तो नर्मदापुरम में, बैतूल में, छिंदवाड़ा में, मंडला में। अब यहाँ आप देखेंगे ना तो सारे ही आपके ये वाले बेल्ट के जो एमपी का दक्षिणी भाग है ना, ये वाला जो एरिया है मध्य प्रदेश का, इस वाला एरिया का ये बोल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे पूछना है, देखना है कि कौन से ज़िले से संबंधित थे, नर्मदापुरम से, बैतूल से, छिंदवाड़ा या मंडला से। तो ये जो संबंधित थे आपके नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद, जो कि यहाँ कहीं पड़ेगा आपका। ओके, होशंगाबाद, जिसकी स्थापना किसने की थी? होशंग शाह ने। ओके, और वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया? वर्तमान में नर्मदापुरम के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे नर्मदापुरम हो जाएगा। भभूत सिंह गोंड जनजाति के थे और नर्मदापुरम से ये संबंधित थे। ओके, वहाँ के ये जागीरदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पूछा है कहाँ स्थित है? जनजाति ने राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का पूछा है कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में, इंदौर में, भोपाल में या फिर मंडला में। तो ये आपका स्थित है भोपाल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत चयनित ग्राम की अनुसूचित जनजाति आबादी कितनी होनी चाहिए? धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत पूछा है, चयनित ग्राम जो है उनमें अनुसूचित जनजाति की आबादी यानी कि एसटी की जनजाति कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है कम से कम 40%, ऑप्शन बी है कम से कम 50%, ऑप्शन सी है आपका कम से कम 60%, ऑप्शन डी है कम से कम 70%। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर होगा कम से कम 50%, यानी कि एसटी कितना होना चाहिए? 50%। इसके अनुसार धरती आबा जनजाति कार्यक्रम की जो सूची है उसके अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, वन अधिकार अधिनियम 2006 का पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ? वन अधिकार अधिनियम याद रखना है 2006, जो कि मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2006 या फिर 1 जनवरी 2007 या फिर 1 जनवरी 2008 या फिर 1 जनवरी 2009। तो वन अधिकार अधिनियम 2006 मध्य प्रदेश में कब लागू होता है? तो ये लागू होता है आपका 1 जनवरी 2008, यानी कि पूरे 2 साल के बाद। ओके, 2 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 35, जो क्या बोल रहा है देख लेते हैं फटाफट से।
क्या बोला है, एमपी का जो जनजाति अनुसंधान है और विकास संस्थान है उसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है। वर्तमान को ध्यान रखना है, तो जबलपुर में, इंदौर में, भोपाल में या छिंदवाड़ा में। तो आपको याद रखना है इसमें ये जो है आपका वर्तमान पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर भोपाल है। एक चीज़ याद रखना है, जो मध्य प्रदेश जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो छिंदवाड़ा में की गई थी। ओके, तो वर्तमान में कहाँ पर है, ये भोपाल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 36। जनजातीय बोलियों एवं हिंदी माध्यम से प्रसारित वन्या सामुदायिक रेडियो केंद्र का संचालन निम्न में से किस स्थान से नहीं किया जा रहा है। वन्या का पूछा है, वन्या से पहले इसका जो प्रकाशन जो होता था वो भी पूछा गया है क्वेश्चन आयोग के द्वारा, तो वन्या आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहाँ पूछ रहा है कि किस स्थान से नहीं किया जा रहा है, मेघनगर से, अलीराजपुर, खलवा, बेहर। तो ये जो है 3 क्षेत्रों से किया जा रहा है, मेघनगर से, अलीराजपुर और खालवा, इन तीनों से तो किया जा रहा है, बेहर से नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बेहर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी पीवाईक्यूज़ में मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा है और आपको तैयार कर लेना चाहिए, बार बार पूछ रहे हैं इस वाले क्वेश्चन को। 37 नंबर का क्वेश्चन है, कोल जनजाति का निवास मुख्यतः मध्य प्रदेश के किस अंचल में है, चंबल में, निमाड़ में, बघेलखंड में या फिर मालवा में। कोल जनजाति, तो ये आपकी कहाँ पर है, मैं एमपी का मैप बना देती हूँ आपको। आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आपने अच्छे से जियोग्राफी को पढ़ा है, आपको मैपिंग पता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डील करके ले जाओगे। ओके, तो ये मध्य प्रदेश हो गया आपका। अगर आप देखेंगे तो ये आपका चंबल वाला क्षेत्र है। ओके, ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये आपका निमाड़ वाला क्षेत्र है। ये वाला अगर आप देखेंगे तो बघेलखंड हो जाएगा आपका। ओके, और ये देखेंगे आपका तो ये वाला आपका हो जाएगा मालवा क्षेत्र। ओके, ये मालवा क्षेत्र हो गया, ये चंबल क्षेत्र हो गया, ये निमाड़ हो गया, बघेलखंड, और पूछ रहा है ये कौन सा क्षेत्र है ना, और ये आपका हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र। ओके, ये नर्मदा, ये सतपुड़ा वाला नर्मदा सतपुड़ा क्षेत्र हो जाएगा, ये नर्मदा घाटी वाला हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो कोल जनजाति है वो किस अंचल में है, तो कहीं ना कहीं हमको कोल यहाँ पर कहीं देखने को मिलती है, कोल। ओके, तो हमारा राइट आंसर अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, बघेलखंड, क्योंकि यहाँ कहीं देखने को नहीं मिलती है। 37 का ऑप्शन सी राइट आंसर है, बघेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके पहले इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ मैं इसको। हाँ, आप लिख सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या दिया हुआ है। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके एमपीपीएससी के द्वारा सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम हुआ है, सिर्फ उसी के भी अगर आपने पीवाईक्यूज़ लगाए ना, और उसमें आयोग कौन कौन से आयोग से कैसे क्वेश्चन पूछे, सिर्फ आयोग वाले टॉपिक में अगर आपने उन क्वेश्चंस को ही तैयार कर लिया ना, तो आने वाली एग्ज़ाम्स में अगर आयोग से क्वेश्चन आता है तो आपको गलत नहीं होगा। तो आपको इस तरह से अपनी तैयारी को करना है। अभी ये वाला जो है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, एक एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें इस क्वेश्चन को नहीं पूछा है, कैसे ना कैसे करके इसको पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या बोल रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 के नियम 16 के अनुसार राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी गृह मंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी है अनुसूचित जाति और जनजाति के मंत्री द्वारा, और ऑप्शन डी है मुख्य सचिव के द्वारा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर होगा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा क्या की जाती है, अध्यक्षता। जो समिति होती है ना, सतर्कता और निगरानी की समिति होती है राज्य स्तर पर, तो उसकी जो अध्यक्षता है वो आपके सीएम के द्वारा की जाएगी, जो भी राज्य है आपका उसके द्वारा, राज्य के सीएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। वर्ष 2025 में किस जनजातीय पर्व या उत्सव को मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजकीय पर्व या उत्सव घोषित किया गया। 2025 में घोषित किया गया है। आपको याद रखना है किसको, गोटमार को, मेघनाद को, भगोरिया को, कर्मा को। तो किसको किया गया है यहाँ पर, गोटमार एक मेला लगता है, मेघनाद एक उत्सव है, भगोरिया भी एक पर्व है,
है ना। भील जनजाति का करवा एक नृत्य है। तो ये पर्व उत्सव में से पूछ रहा है कि 2025 में किसे जो है राजकीय पर्व या उत्सव घोषित किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका राइट आंसर निकल के आएगा यहाँ पर भगोरिया पर्व, जो कि मध्य प्रदेश की भील जनजाति के द्वारा किया जाता है ना। होली के आसपास ये किया जाता है ना, और 7 दिनों का ये जो है उत्सव होता है। तो इसको राजकीय पर्व घोषित कर दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है इसको। ओके, अभी अभी घोषित किया गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, IoT मॉडल का कौन सा स्तर संचार और प्रोसेसिंग यूनिट से संबंधित होता है? ऑप्शन ए स्तर 2 संयोजकता, ऑप्शन बी स्तर 4 डेटा संचय, ऑप्शन सी स्तर 6 अनुप्रयोग, ऑप्शन डी है स्तर 7 सहयोग। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा स्तर 2 संयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 41 है प्रसिद्ध गोंड दुर्ग जो है देवगढ़ किस जिले में स्थित है? छिंदवाड़ा में, सिवनी में, अनूपपुर या फिर सुहागपुर में ये स्थित है। तो ये आपका छिंदवाड़ा में है गोंड दुर्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिहारों के पतन के पश्चात जेजाग भुक्ति मध्य प्रदेश में कौन सा राजवंश स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरा? प्रतिहारों का पतन हुआ, उसके बाद में क्या हुआ? जेजाग भुक्ति। मध्य प्रदेश में कौन सा राजवंश स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरा? परिव्राजक, राजश्री, तुल्य, आभीर या फिर चंदेल। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चंदेल। ओके, जेजाग भुक्ति जो कि आपका जो बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र था वहाँ की कहीं बात हो रही है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल। किसका पतन हुआ था उसके बाद चंदेल आए थे? तो प्रतिहारों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1980 में जनजाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा स्थापित किया गया था। क्या स्थापित किया गया था? क्या ऑप्शन है इसके ऑप्शंस हैं यहाँ पर कर्मा, वन्या, परंपरा, प्रयोग। क्या स्थापित किया गया था? तो आपका यहाँ पर वन्या स्थापित किया गया था। जनजाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा ये स्थापित किया गया था। वन्या की स्थापना पूछी थी। अभी यहाँ पर भी सेम चीज़ पूछी है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछ ली है। तो क्या है इसका राइट आंसर? वन्या है ना। 1980 में वन्या की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चंस देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है अपना तैयारी को बेहतर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है प्रदेश के किस स्थान से सम्राट अशोक के अभिलेख जो है प्राप्त नहीं हुए? जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, सम्राट अशोक के अभिलेख जो है कहाँ से प्राप्त हुए। ये पूछ रहा है कहाँ से प्राप्त नहीं हुए, यानी कि अगर आपने वो पढ़ा है, आपको याद है कि कहाँ से प्राप्त हुए, तो आप उस चीज़ को अच्छे से पता कर पाएंगे कि कहाँ से नहीं प्राप्त हुए। सांची से प्राप्त हुए, गुर्जरा, पानगुराड़िया या फिर सागर, कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये आपके ऑप्शन डी सागर से प्राप्त नहीं हुए, बाकी इन तीनों जगहों से प्राप्त हुए हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है। यहाँ पर भी नहीं है पूछा है। तिगवा विष्णु मंदिर, यानी कि जो मंदिर है तिगवा का विष्णु मंदिर जो है तिगवा में स्थित है। खरवई में प्रागैतिहासिक शैलचित्र है। नचना कुठार पार्वती मंदिर है। भूमरा का रामगुप्त अभिलेख है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2-3 चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लिया है, शैल चित्रों को, अभिलेखों को, मंदिर स्थापत्य को। तो यहाँ पर स्थिति दी है, एक तरफ से उनका नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अभी आपको तैयार रहना है। हम लोग जनरली क्या पढ़ लेते हैं, मंदिर पढ़ रहे हैं तो मंदिर की स्थिति पढ़ लेते हैं कहाँ पर है वो, है ना। शैल चित्र पढ़ रहे हैं तो उनकी स्थिति पढ़ लेते हैं कहाँ पर है वो। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के लिए तैयार होना है कि आपको मंदिर और शैल चित्र और अभिलेख तीनों को एक ही क्वेश्चन में ना पूछ ले गई, जैसा कि इसमें पूछा है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। रामगुप्त अभिलेख जो है वो भूमरा का नहीं है, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो मयूर संप्रदाय का संबंध देश से था, शैव से, वैष्णव से, बौद्ध से या फिर जैन से, किससे संबंधित था? तो ये आपका शैव धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कौन सा ताम्र पाषाणकालीन स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो कायथा, नवदा टोली, इनामा गांव, एरंड। तो कौन सा नहीं है आपका? इनाम गांव। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछ रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि अकबर के आक्रमण के समय असीरगढ़ दुर्ग
ओके, अकबर ने जब आक्रमण करवाया था तो असीरगढ़ दुर्ग किस वंश के अधिकार में था? गोंड के, फारूकी के, खिलजी के या परमार के? तो आप देखेंगे तो ये किसके अधिकार में था? तो ये था आपके फारूकी के अधिकार में, असीर दुर्ग। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है। 1854 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को मालवा में सम्मिलित कर का निर्माण हुआ? सागर नर्मदा एजेंसी, विंध्य प्रदेश एजेंसी, इंदौर एजेंसी या फिर सेंट्रल इंडिया एजेंसी? बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर के किस क्षेत्र का निर्माण किया गया था? कुछ ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और यहाँ पर भी उसी तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। तो विंध्य प्रदेश एजेंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। लेकिन जो पहले पूछा था बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर के किस क्षेत्र का निर्माण किया गया था, तो वो विंध्य प्रदेश का किया गया था। लेकिन ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है कि 1854 की बात कर रहा है। बुंदेलखंड और बघेलखंड को मालवा में सम्मिलित कर किसका निर्माण किया था? तो सेंट्रल इंडिया एजेंसी का यहाँ पर निर्माण किया था। गोंडकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ, गोंडकालीन है, साहित्यिक ग्रंथ है, नाम है उसका गणेश नृपवर्णम एवं राम विजय महाकाव्य के लेखक कौन थे? हृदय शाह, रूपनाथ झा, वैद्यनाथ झा या फिर निजाम शाह? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी, रूपनाथ झा। ओके, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन थे आज के 50। कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ कमी रही हो तो प्लीज़ वो भी बताइएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कुमल लगाकर पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।